अभी मेरे सामने जब मैं इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल कर रहा, हाँ भाई मैं भी करता हूँ, तो मेरे सामने वीडियोस आती है एक अनमोल नाम के इन्फ्लुएंसर की। इसके कुश्ती हॉल की मैं हालत दिखाता हूँ आपको। अमेरिका क्या कहता था, क्या हो तुम, आज अमेरिका का हाल देख लो क्या है, अभी दिखाता हूँ। तो भाई ये सीढ़ियाँ हैं कुश्ती हॉल की, और इनको चढ़ के जैसे ही आप यहाँ पहुँचते हो तो ये पता नहीं किसका सामान पड़ा है, रेस वालों का है, क्योंकि कुश्ती तो यहाँ कोई लड़ता नहीं है। ये देखो, ठीक है, फिर इधर चलो। ये एथलीट है, जब मैंने इसका पेज देखा तो इसने एक्सपोज वीडियो बनाई हुई थी बिजनौर के एक स्टेडियम पे, जहां पे फैसिलिटी को लेके और जहां के एनवायरनमेंट को लेके और जहां के ग्राउंड को लेके इसने बहुत सारी वीडियोस बनाई थी। और तब मुझे इसकी वीडियोस देखने के बाद सही कंसर्न समझ में आया क्यों हमारा देश ओलंपिक्स में मेडल में पीछे रहता है। आज मैं सीधा भ्रष्टाचार का आरोप नाम लेके लगाता हूँ बिजनौर स्टेडियम पे डीएसओ राजकुमार के ऊपर, और धमकी दी जाती है कि अगर ये सब नहीं करोगे, घास नहीं छिलोगे, ट्रैक अपने आप ठीक नहीं करोगे तो मैं स्टेडियम से बाहर कर दूंगा। मुझ पे ही आरोप लगाने की कोशिश की गई कि भाई यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं होता, तूने कैसे दिखा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, स्टेडियम को बदनाम कर दिया। और मैं इस डीएसओ की संपत्ति की भी जांच की मांग करता हूँ। उसने 50 लाख से ज्यादा का गबन थोड़े ही दिन में स्टेडियम के अंदर कर दिया है। तो आज की वीडियो आई ओपनिंग होने वाली है। अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो ये वीडियो तो पूरी देखना ही, और वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, मेरा नाम है रूबल धनखड़। आज की वीडियो का टॉपिक यही होने वाला है कि कैसे इंडिया में एथलीट ऊपर नहीं आ पाते हैं और इसके पीछे क्या क्या रीजन है, और क्यों हमारा देश आज भी स्ट्रगल कर रहा है ओलंपिक में। वहीं हमारा जो पड़ोसी देश है, जो हमें बार बार आंखें दिखाता है हर फील्ड में, वो स्पोर्ट्स में भी, ओलंपिक में भी हमसे कई 100 गुना आगे है। मैं बात कर रहा हूं चाइना की। सबसे पहले वीडियो शुरू होते ही हम कंपैरिजन करते हैं चाइना वर्सेस इंडिया में ओलंपिक का प्रदर्शन। मैं इसमें पिछले 3 ओलंपिक को शामिल करने वाला हूं, रियो में होने वाले 2016 के ओलंपिक, 2020 के टोक्यो ओलंपिक और 2024 में हुए पेरिस ओलंपिक। सेक्शन नंबर 1 में हम कंपैरिजन करेंगे इंडिया वर्सेस चाइना के मेडल्स। 2016 रियो ओलंपिक्स में इंडिया ने जीते सिर्फ 2 मेडल, एक सिल्वर और एक ब्रॉन्ज मेडल। सिल्वर पीवी संधू ने बैडमिंटन में जीता, ब्रॉन्ज जीता साक्षी मलिक ने रेसलिंग में, और वहीं चाइना ने जीते भाई 70 मेडल्स, 26 गोल्ड मेडल, 18 सिल्वर और 26 ब्रॉन्ज मेडल। डोमिनेट किया डाइविंग में, टेबल टेनिस में, वेट लिफ्टिंग में और बैडमिंटन में भी। अब आते हैं 2020 के टोक्यो ओलंपिक में। यहाँ पे इंडिया का प्रदर्शन काफी सुधरा और हमने जीते 7 मेडल्स, 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल। गोल्ड जीता हमारे गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने, सिल्वर जीता मीरूबाई चन्नू ने और रवि दहिया ने रेसलिंग में, ब्रॉन्ज जीता हमारी हॉकी टीम ने और पीवी संधू जी ने, बजरंग पूनिया ने और लवलीना जी ने। और यहीं पे जब चाइना की बात करते हैं तो चाइना ने इस बार बढ़कर 88 मेडल पे कब्जा किया, 38 गोल्ड और 32 सिल्वर मेडल, 18 ब्रॉन्ज में भी, स्विमिंग में, डाइविंग में, शूटिंग में और टेबल टेनिस में डोमिनेट किया। अब आते हैं 2024 के पेरिस ओलंपिक में। इंडिया ने यहां पर 6 मेडल जीते और इस बार गोल्ड से हम चूक गए क्योंकि पाकिस्तान के एथलीट ने नीरज को बीट कर दिया था। यहां पे हमने जीता 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल। नीरज चोपड़ा ने सिल्वर, मन्नू भाकेर ने ब्रॉन्ज मेडल जीते, वो भी 2 मेडल्स एक साथ शूटिंग में, स्वप्निल कुसाले ने शूटिंग में और हॉकी टीम ने, अमन शेरावत ने रेसलिंग में। और चाइना ने इस बार से फिर डोमिनेट करते हुए अपने मेडल्स को बढ़ाए। यहाँ पे उन्होंने 91 मेडल जीते, 40 गोल्ड, 27 सिल्वर और 24 ब्रॉन्ज। डाइविंग में फिर से टॉप किया, टेबल टेनिस में डोमिनेट किया, वेट लिफ्टिंग और शूटिंग में भी एक तरफा जीत। ये जो तीनों ओलंपिक की मैंने बात की, यहाँ पे हर साल चाइना का जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर हुआ और हम सिर्फ उम्मीद कर रहे थे 2024 के पेरिस ओलंपिक में नीरज भाई से। अब सेक्शन नंबर 2 में आते हैं ये रीजन क्या है इतने गैप का। यहीं पे मेन वीडियो शुरू होती है। अब बात आती है उसी लड़के की जिसकी मैंने शुरू में बात की थी। तो इस वीडियो को देखो और इसमें बताओ कि आपको टर्मिन की वायल दिख रही है, एम्प की वायल दिख रही है, या 5-5 ml वाली सिरिंज दिख रही है। तो उस दिन के बाद अगर शक्ति हो गई थी, मान लो उस दिन के बाद भी हो गई थी, तो कल कैसे आ गई ये सब चीजें। और दूसरी बात, एक चीज और है, जो चपरासी है यहाँ के, तो वो डीएम से कम नहीं है बिल्कुल भी। और वो ये बोलते हैं कि जो भी बच्चा इंजेक्शन लगाता है लगाओ, दबा के लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंजेक्शन लगा के इधर उधर मत डालो, बाल्टी में डालो। इसका क्या मतलब हुआ? सीधा सीधा मतलब हुआ कि स्टेडियम का जो मैनेजमेंट है वो छूट देता है इंजेक्शन लगाने की। तो मुझे जहां से मैं देखता हूं, आप भी समझेंगे कि 5 बड़े मेजर फैक्टर है जिसकी वजह से हम ओलंपिक्स में मेडल जीत नहीं पाते। नंबर 1, हमारा स्पोर्ट्स कल्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर। अब यहीं पे वो बात आती है जो मैंने शुरू में की थी वीडियो में, अनमोल की वीडियो की, और वहां पे एक्सपोज की, जहां पे रूरल एरिया से लेकर और शहरों तक हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है
और यही अनमोल भी कहना चाह रहा है। बिजनौर के स्टेडियम में वो जाता है, वहां के जो एथलीट्स के लिए अवेलेबल जिम है वहां की बातें करता है, ट्रैक की बातें करता है और वहां के एनवायरमेंट की बात करता है। यही वो रीजन है कि हमारे एथलीट्स जो कुछ करना और कुछ बनना चाहते हैं वो पीछे रह जाते हैं, क्योंकि उनको वो सहूलियत और सुविधा मिल ही नहीं पाती। वहीं चाइना में स्पोर्ट्स को नेशनल प्राइड माना जाता है। उनके पास वर्ल्ड क्लास अकेडमीज है, जैसे 3000 से भी ज्यादा स्पोर्ट्स स्पेशल स्कूल्स है। बचपन से ही टैलेंट को सपोर्ट किया जाता है और उन्हें वॉश किया जाता है। अब एक सिंपल सा आपको एग्जांपल बताता हूं वहां का प्रोजेक्ट 119। ये उनका एक गवर्नमेंट प्लान है जो स्विमिंग को और एथलेटिक्स में मेडल्स को बढ़ाने के लिए उन्होंने शुरू किया है। वहीं आप हमारे यहाँ पे देख रहे हो यही अनमोल की वीडियो, जहां पे आवाज उठाने के बाद में उसको थ्रेड्स मिल रही हैं। इवन बहुत सारे एथलीट्स ने पहले भी आवाज उठाई है, जिसका एक बहुत बड़ा प्राइम एग्जांपल आपने देखा भी होगा। दिलजीत के कंसर्ट के बाद हमारे नेशनल स्टेडियम की क्या हालत हुई थी। ये औकात है इंडिया में स्पोर्ट्स की, स्पोर्ट्स पर्सन की और स्टेडियम की, जहाँ पे बच्चे प्रैक्टिस करते हैं और यहाँ पे दारू पी के लोग नाच गाना करते हैं और 10-10 दिन के लिए स्टेडियम बंद रहता है। और जो बच्चों का सामान होता है प्रैक्टिस करने का, हडल्स वगैरह इक्विपमेंट्स होते हैं, उसको तोड़फोड़ करके फेंक दिया जाता है। और 4 साल बाद जो सोशल मीडिया पे विद्वान है उनको याद आएगा कि ओलंपिक्स भी कुछ होता है, इंडिया के मेडल क्यों नहीं आते, इतनी पॉपुलेशन है इसलिए नहीं मेडल आते, क्योंकि स्पोर्ट्स पर्सन को जो इज्जत मिलनी चाहिए, रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, जो सपोर्ट मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती। मैं उसी स्टेडियम की बात कर रहा हूं जहां पे कॉमनवेल्थ गेम भी कराए गए थे। हमारे यहाँ इंडिया में क्या है ना, स्पोर्ट्स को ना कल्चर माना ही नहीं जाता। वहां पे स्कूल के अंदर भी प्रायोरिटीज नहीं मानी जाती। मैं अपने बच्चों के स्कूल में जब मैं पीटीएम में गया तो मैंने वहां पे ये बात भी रखी कि आप एकेडमिक पे इतना ध्यान क्यों देते हैं, जबकि हमारा जो इंडिया है वहां के बच्चे आगे परफॉर्म ही नहीं कर पा रहे, क्योंकि 16-17 साल तक जब उन्हें खेलने की जरूरत होती है उसके बाद वो खेल शुरू करते हैं। वहीं चाइना जैसे देश 3 साल से 4 साल की उम्र से ही बच्चों पे वो ध्यान देना शुरू करते हैं। अब इसी में सेक्शन नंबर 2 था गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट, जहां पे गवर्नमेंट इन्वेस्ट तो करती है लेकिन वो कुछ लोगों की और कुछ जमाखोरों की वजह से वो बच्चों तक पहुंच ही नहीं पाता। चाइना स्पोर्ट्स में स्पेशली बिलियंस ऑफ डॉलर अपने खर्च करता है ताकि वो सही सहूलियत दे पाए। और हमारे अगर कंपैरिजन में बात करें तो इंडिया से 100 गुना ज्यादा उनका बजट है, और यहाँ पे जो बजट भी मिलता है उसको भी 1% ही एथलीट तक पहुंच पाता है। चाइना का जो पैसा है वो फैसिलिटीज, कोचेस और इंटरनेशनल एक्सपोजर पे खर्च होता है। इंडिया में भी ऐसा नहीं है कि बजट नहीं बड़ा है, लेकिन कुछ लोगों की वजह से वो बजट सही तरीके से एग्जीक्यूट नहीं हो पाता है। अब वैसे तो हम कंपैरिजन की बात करते हैं कि इंडिया चाइना से पीछे क्यों है, लेकिन अगर हम बजट की बात करें जो स्पोर्ट्स में, तो कुल आंकड़ों की और रिपोर्ट की माने तो हमारा उनके मुकाबले 1.13% है। तो आप ही सोचिए, जब बजट ही नहीं होगा और हमारे एथलीट्स तक वो सुविधाएं नहीं पहुंचेंगी तो क्या हासिल करेंगे। और जब अगर कोई कंसर्न हो और इस पे कोई बात उठाए तो उसको थ्रेट दी जाती है। इवन मैंने ये भी देखा एक वीडियो के जरिए कि वहां पे एक जिम तो अवेलेबल है, लेकिन वो 750 रुपए की फीस में है, जो प्राइवेट लोगों के लिए है। लेकिन होना ऐसा चाहिए कि सुविधाएं घर घर तक और एथलीट्स तक जिन्हें रिक्वायरमेंट है, जो कुछ करना चाहते हैं लाइफ में, उन तक पहुंचनी चाहिए। इसी में पॉइंट नंबर 3, फोकस ऑन स्पेसिफिक स्पोर्ट्स। देखिए चाइना ना बहुत स्मार्ट है और अलग फोकस से वो काम करता है। उसने अपना फोकस उन स्पोर्ट्स में ज्यादा बढ़ाया है जिसमें वो अच्छा कर सकते हैं, जैसे डाइविंग, टेबल टेनिस, शूटिंग, इनमें वो डोमिनेट भी कर रहा है। अब एग्जाम्पल के तौर पर हम 2024 के पेरिस ओलंपिक लेते हैं। सिर्फ डाइविंग में ही 8 गोल्ड में से 7 चाइना के पास थे 2024 के पेरिस ओलंपिक में। हमारे यहाँ पे सिर्फ हॉकी और रेसलिंग में ही उम्मीद होती है, लेकिन जब से नीरज भाई ने परफॉर्म किया है तो जेवलिन में भी एक्सपोजर बढ़ा है। लेकिन हमारे यहाँ की जो एनवायरनमेंट है और गवर्नमेंट है उसका फोकस सिर्फ ऐसे गेमों पे है जहां से पैसा ज्यादा बनता है, जैसे क्रिकेट, क्योंकि उसी में अच्छा। लेकिन हैरानी की बात है कि उसमें भी 12 कंट्री अगर पार्टिसिपेट कर रही है तो हमारे पास सिर्फ 2 वर्ल्ड कप है। पॉइंट नंबर 4 में आते हैं सोशल और इकोनॉमिक फैक्टर्स। देखिए जो चाइना की जो पॉपुलेशन है ना उसमें मिडिल क्लास ना काफी स्ट्रॉन्ग है और वहां पे स्पोर्ट्स को ना करियर भी माना जाता है। पेरेंट खुद इस मानसिकता के हो चुके हैं कि वो अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में पुश करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे एकेडमिक को बड़ा माना जाता है। जो पेरेंट्स है ना सिर्फ जो स्पोर्ट्स में है वही बच्चों को पुश कर सकते हैं, लेकिन नहीं, अदर पेरेंट ना रिस्क ही मानते हैं कि ये करियर से बच्चे खराब हो जाएंगे। जबकि मुझे ऐसा लगता है पढ़ाई के साथ खेल उतना ही स्ट्रॉन्ग बनाता है इंसान को जितनी पढ़ाई। सबसे मेन चीज ना यहाँ पे हम सोचते हैं कि पैसा नहीं बनता है, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो पॉवर्टी और माल न्यूट्रिशन है भाई। नंबर 5, सिस्टमैटिक अप्रोच एंड डिसिप्लिन। चाइना का जो सिस्टम है वो सेंट्रलाइज्ड है। जो गवर्नमेंट है वो डायरेक्टली ना एथलीट को मॉनिटर कर रही है, लेकिन हमारे यहाँ पे इसका विपरीत है। अगर कोई इंचार्ज बना दिया गया है स्टेडियम का, जैसे बिजनौर का ये एग्जाम्पल है, तो वो वहां पे रूल करता है। मैंने देखा वीडियो में कि वो पुश करते हैं कि बच्चे पैर छुएं आके, उन्हें इज्जत दे, जबकि ऐसा कोई रूल भी नहीं है और ऐसा कोई जो वहाँ पे केयर टेकर है उसका होना भी नहीं चाहिए।
जबकि उन्हें बेसिक फैसिलिटी जो ट्रैक है वो बच्चों को खुद तैयार करना पड़ रहा है, जैसे कि हमने वीडियोज़ में देखा जो ये कंसर्न उठाया गया है। तो यहाँ पे बहुत अलग तरीके से सिस्टम चल रहा है। हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा कि हमें अगर बड़ा होना है तो इन छोटी चीज़ों पे हम कब फोकस करेंगे। दूसरा, जो टैलेंटेड एथलीट है ना, इंडिया में उसको सपोर्ट नहीं किया जाता, करप्शन ही इतना ज़्यादा है। अब बेसिकली मैं बिजनौर की अगर स्टेडियम की बात करूँ तो 750 रुपये प्राइवेट जिम के हैं, जबकि जो बेसिक जो इक्विपमेंट है जो एथलीट के पास होने चाहिए वो जर्जर दिखाई दे रहे हैं वीडियो में। सेक्शन नंबर 3 कि हम क्या सीख सकते हैं चाइना से। चाइना ने हर ओलंपिक में बेहतर किया है। जैसे मैंने 3 ओलंपिक के पिछले एग्जाम्पल लिए हैं, तो हर बार उनके मेडल टैली बढ़ रही है और उनका कंपैरिजन सीधा सीधा अमेरिका से होता है। और अमेरिका के बारे में क्या कहा जाता है, वहाँ पे लड़कियों को ज़्यादा पुश किया जाता है और लड़कियाँ ही ज़्यादा डोमिनेट करती है ओलंपिक्स में। तो हमारे यहाँ पे जो बेसिक फैसिलिटीज़ है, जब तक वो घर घर नहीं पहुँचेगी तब तक वो एथलीट नहीं बनेंगे। अब अगर बात कीजिए किसी को रनिंग करनी है, आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, जो 90s बोर्न है ना बच्चे, वो कर पाएंगे। जब 90s में हम क्रिकेट खेलने जाते थे तो ग्राउंड इतने कम थे कि एक ग्राउंड में ना 20-20 पिच लग के बच्चे खेलते हैं संडे को। लेकिन आज जब क्रिकेट को बड़ा बना दिया गया है, क्रिकेट में पैसा इन्वॉल्व हो गया, तो करोड़ों बच्चे खेल रहे हैं। वहीं पे कॉर्पोरेट क्रिकेट ने जन्म लिया है। वहीं पे जो अपने शौक पूरे करने के लिए वो ऑफिस के बाद में क्रिकेट ग्राउंड बुक करते हैं, वहाँ पे खेलते हैं और अपने सपने उस तरीके से पूरे कर रहे हैं क्योंकि वो बचपन में नहीं कर पाए। तो मैंने जब ये वीडियोज़ देखी और जब मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर देखा, क्योंकि मैं भी स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ हूँ और मैंने इंदिरा गांधी स्टेडियम में 2 साल ट्रेन भी किया है, तो वहाँ की जो बेसिक फैसिलिटीज़ थी बहुत अच्छी थी। रिफ्रेशमेंट भी मिलता है, एथलीट को सपोर्ट भी मिलता है। लेकिन अभी जो रूरल एरिया में जो एथलीट बड़ा होना चाहता है, जिसके अंदर पोटेंशियल है, गट्स हैं, जो मेहनती है, उस तक जो बेसिक फैसिलिटीज़ है वो मिल नहीं रही है। दूसरा, जो हमारे इंडिया के पेरेंट्स हैं ना, उनकी जो मानसिकता है वो सिर्फ एकेडमिक पे है, जबकि और स्कूल भी वैसा ही करते हैं जैसा पेरेंट्स चाहते हैं। क्योंकि अगर बच्चा 16 साल की उम्र में कोई गेम खेलना शुरू करेगा तो वो कैसे अच्छा हो पाएगा। वहीं चाइना हमसे इससे 100 टाइम बेटर इसलिए है क्योंकि वो अपने बच्चों को प्राथमिकता देता है कि उसे क्या चूज़ करना है। अगर उनके पेरेंट्स को स्पोर्ट्स पसंद है तो 3000 से ज़्यादा फैसिलिटीज़ स्पेशल स्पोर्ट्स की हैं। वहाँ पे बच्चों को डाला जाता है, वहाँ पे टेस्ट किया जाता है कि कौन सा बच्चा जेनेटिकली गिफ्टेड है और कौन से स्पोर्ट्स में वो अच्छा कर सकता है। वहाँ पे उनको ये छूट दी जाती है कि स्पोर्ट्स बच्चे को चुने। इसका एक प्राइम एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कैसे होता है, स्पोर्ट्स कैसे बच्चे को चुनता है। जैसे उसेन बोल्ट दुनिया का सबसे तेज धावक रहा है, लेकिन उसने क्या ये रनिंग चुनी थी? नहीं, वो क्रिकेटर बनना चाहता था। उसके अंदर का रनिंग का टैलेंट उससे क्रिकेट कोच ने देखा, तब 100 मीटर का वो चैंपियन बना, क्योंकि रेस ने, दौड़ ने, रनिंग ने उसको चुना। तो बेसिक फैसिलिटीज़ ही आपको चुनने में मदद करती है, जो चाइना के पास हमसे 100 टाइम ज़्यादा है। और मैं गवर्नमेंट से भी अपील करना चाहूँगा और एथलीट से भी अपील करना चाहूँगा, अपने हक के लिए आवाज़ उठाएं और गवर्नमेंट को ये कहना चाहूँगा कि सपोर्ट करें ऐसे स्टेडियम्स पे जो भी काम कर रहे हैं, आप उनकी जांच कीजिए, देखिए। और बेसिक फैसिलिटी, सबसे बेसिक फैसिलिटी होती है ग्राउंड। अगर किसी स्टेडियम में ग्राउंड ही ठीक नहीं है और वहाँ पे एथलीट ही काम कर रहे हैं तो ये गलत है। आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट सीरियस टॉपिक पे। लव यू ऑल, टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद।